Hello students. In previous video we started the chapter 4 agriculture. Geography chapter 4 agriculture where we studied different type of एग्रीकल्चर या टाइप्स ऑफ फार्मिंग। उस वीडियो में हमने अलग अलग टाइप्स की फार्मिंग के बारे में जाना था। तो हमने देखा था 2 टाइप्स की फार्मिंग होती है, पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। Again, primitive have 2 parts, shifting cultivation and nomadic herding. कमर्शियल फार्मिंग के 3 पार्ट्स टाइप्स की होती है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। टुडे वी स्टार्ट मेजर क्रॉप्स। अब हमने ये तो देख लिया कि किस टाइप की फार्मिंग होती है। अब जो इंडिया की मेन क्रॉप्स हैं या हमारे यहाँ पर या आसपास वर्ल्ड में जो मेन क्रॉप्स है उसके बारे में हम देखेंगे। अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है पीपल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब एग्रीकल्चर पे जो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप आर टी एंड कॉफ़ी। तो यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द मेजर फूड क्रॉप्स। इट इज वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। फाइबर क्रॉप जूट एंड कॉटन। बेवरेज क्रॉप टी एंड कॉफ़ी। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. It is staple diet of the tropical and subtropical region. Staple diet मतलब मुख्य भोजन। Rice needs high temperature, high humidity and rainfall. Alluvial clayey soil. It is grow best in alluvial clayey soil. मतलब अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो क्या क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल चाहिए और साथ में क्लेई एलुवियल सॉइल भी चाहिए विच कैन रिटेन वाटर, पानी को रोक के रखती है। चाइना लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। तो लीड्स प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस का कहाँ होता है तो चाइना में, इसके बाद इंडिया में एंड जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इट in favorable climatic condition as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year. Wheat requires moderate temperature and rainfall during the growing season and bright sunshine at the harvest time. मतलब जब इसको बोया जाता है तब इसमें ग्रोइंग सीजन, रेनफॉल चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए जब इसका हार्वेस्टिंग, इसकी कटाई की जाती है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल. Wheat is growing extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India it is grown in winter. इंडिया में ये विंटर में ग्रो किया जाता है। जैसा अभी का समय जो है, अभी लोग जो है खेतों में गेहूँ की बुआई का काम कर रहे हैं। मिलेट्स, दे आर ऑल्सो नॉन एज कॉरस ग्रीन, मोटा अनाज जिसको कहा जाता है, एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल. इट इज़ ए हार्डी क्रॉप that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. मतलब इसमें कम बारिश में काम चल जाता है, मॉडरेट टेम्परेचर, हाई और मॉडरेट टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है. ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया. अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड निगर. मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन. मेज़ के लिए क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, लॉट्स ऑफ सनशाइन चाहिए. इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल. मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको. मेज़ को हम कॉर्न भी कहते हैं. कॉटन जो कि फाइबर क्रॉप है. कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज. मतलब 210 इसके फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए. ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल. इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो ब्लैक और एलुवियल चाहिए. चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन.
इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल ऑफ फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। जूट, जूट वॉज ऑल्सो नॉन एज ए गोल्डन फाइबर। हियर इज द क्वेश्चन, विच फाइबर इज नॉन एज ए गोल्डन फाइबर? इट इज जूट। इट grows well on a alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in the tropical areas. India and the Bangladesh are the leading producer of jute. Here the question, which countries are the leading producer of the jute? Then India and Bangladesh. Coffee. Coffee requires warm and wet climate and well-drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for the growth of this crop. Brazil is the leading producer followed by the Colombia and India. Brazil जो है इसका leading producer है. Tea also a beverage crop. Tea is a beverage crop. Coffee or tea beverage crop मतलब पीने वाली crop जिनको आप पीते हैं, जैसे कॉफ़ी और टी हम क्या करते हैं, पीते हैं ना, तो वो वाली क्रॉप्स ये कहलाती हैं. ग्रोन ऑन प्लांटेशन, ये प्लांटेशन क्रॉप है. दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves. इसकी ग्रोथ के लिए पूरे साल बारिश चाहिए. It needs well drained loamy soil and gentle slopes. Labor is large number is required to pick up the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. Agriculture development. अब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के बारे में पढ़ें कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है या क्या चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सकता है. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज farm production in order to meet the growing demand of increased population. Here is the question, what is the agriculture development? Then agriculture development is the effort made to increase production in order to meet the growing demand of increased population. पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए जब फार्म्स में क्रॉप्स को प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहलाता है. दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज द इंक्रीज द क्रॉप एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप शोन, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स. Mechanization of the agriculture is also another aspect of agriculture development. मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमें कैसे कर सकते हैं? हम क्रॉप का एरिया बढ़ा सकते हैं, जो क्रॉप बढ़ा रहे हैं उगा रहे हैं उसकी नंबर बढ़ा सकते हैं, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार क्रॉप्स उनको उगा सकते हैं. इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का सीड्स यूज़ करके, मशीनों को यूज़ करके हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं. The ultimate aim of agricultural development is to increase food security. और इसका फाइनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मेन एम क्या है कि फूड सिक्योरिटी, लोगों तक फूड पहुंचाने का काम होना चाहिए कि सब लोग जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनकी डिमांड्स को पूरा किया जा सके. एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Developing countries with large population usually practice intensive agriculture where crops are grown on small holding mostly for subsistence. Larger holding are more suitable for commercial agriculture. Intensive जो खेती की जाती है वहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो ज़्यादातर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है जहाँ पर छोटी प्लॉट्स पे खेती की जाती है. लार्जर होल्डिंग और मोर सुटेबल फॉर द कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन USA, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया. विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडी फार्म्स, one of the India and another from the USA, let us understand about the agriculture is developing and developed country. Developing countries में agriculture का development और developed country में agriculture के development को समझने के लिए हम यहाँ पर 2 farms के बारे में देख रहे हैं, farm of India और farm of USA. तो अ फर्म इन इंडिया में जो फर्म्स है या डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो फर्म है, यहाँ दोनों को ही हम एक साथ जोड़ के देखेंगे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के फार्म्स है, मतलब खेत की जो है या वहाँ के जो अनाज है या किसान जो है उनकी क्या स्थिति है, और USA के फार्म के थ्रू हम ये देखेंगे कि वहाँ के किसान, वहाँ के जो डेवलप्ड कंट्री है, उन वहाँ के जो लैंड है खेती वाली, उसमें
क्या चेंजेस आते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल विलेज इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश. मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु हैज़ फार्मलैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर. मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर इस सेंटेंस से हम ये निकालें तो देखते हैं कि जो किसान हैं उनके पास एग्रीकल्चर लैंड छोटी होती है. हिज हाउस इन द मेन विलेज और he purchased high yielding variety of seeds from the market every alternate years. और वो सीड्स को मार्केट से परचेज करता है अपने खेतों में डालने के लिए. जो उसको अच्छी वैरायटी का जो सीड्स चाहिए, बीज चाहिए, वो मार्केट से वो परचेज करता है. तो पहला डेवलपिंग कंट्री का अगर हम देखें तो खेत की साइज़ या फार्म की साइज़ क्या होती है, छोटी होती है. दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो उसमें ये कह सकते हैं कि वो हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स हैं वो कहाँ से परचेस करता है, मार्केट से परचेस करता है. द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली व्हीट और राइस एंड पल्सेस. वो साल में 2 से 3 क्रॉप्स अपने खेतों में उगाते हैं. छोटी एरिया होता है, छोटे एरिया में थोड़ी थोड़ी मात्रा में साल में 2 से 3 क्रॉप्स को वो ग्रो करते हैं. द फार्मर टेक्स एडवाइस फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड एल्डर एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस. और उसकी हेल्प के लिए कौन होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं और उसके एल्डर्स, उसके बड़े जो होते हैं, और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स उसकी हेल्प करते हैं फार्मिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड. ही टेक्स ट्रैक्टर ऑन द रेंट फॉर प्लोइंग हिज फील्ड थ्रू सम ऑफ हिज फ्रेंड स्टिल यूज ट्रेडिशनल मैथड ऑफ यूजिंग बुलक फॉर द प्लोइंग. वो ट्रैक्टर से लेता है, ट्रैक्टर से उसकी हल चलाता है या फिर जो बैलों से हल को चलाता है. कहने का मतलब ये है कि उसके पास जो मशीन्स है वो इतनी डेवलप्ड नहीं होती है, वो छोटी मोटी मशीनों के साथ काम करते हैं. इन डेवलपिंग कंट्रीज़ फार्मर जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनके पास बहुत अच्छी मशीनरी नहीं होती है. There is a tubewell in the nearby field which he takes rent to irrigate his field. Munna Lal also has 2 buffaloes and few hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of the cooperative society which also advise him to the type of fooder and for his animal. Safety measures to protect the health of the livestock and artificial inseminations. उसके पास 2 भैंसें और कुछ जो हैंस हैं, तो वो क्या करता है, इसको पालने पोसने के लिए उसका जो मिल्क, बफेलो का मिल्क बेचता है. इसके साथ ही जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पर वो इसको मिल्क को बेचता है और उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प के थ्रू वो इसको इनके बारे में एडवाइस भी लेता है. All the member of the family help in the various firm activities. Sometimes he takes credit from a bank or the agriculture cooperative society to buy high yielding society. HYV मतलब high yielding variety seeds and implements. कई बार वो बैंक से लोन लेता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेता है बीज लाने के लिए और औजार लाने के लिए. He sells his produce in the mandi located in the nearby town. Since majority of the farmers do not have lax storage facility. यहाँ पर जो ज़्यादातर किसान होते हैं उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती है. दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल टू देम. इवन उस टाइम में भी उनको अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ता है जब उनके पास उनकी जो बेचने की फेवरेबल कंडीशन नहीं है. मतलब कि उनके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती है. स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से उनको अपना जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में बेचना पड़ता है. और चाहे उनको वो रेट मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, उनको वो प्रोड्यूस बेचना ही पड़ता है. इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप द स्टोरेज फैसिलिटी. तो यहाँ पर हमने देखा कि एक डेवलपिंग कंट्री में एक फार्मर की क्या स्थिति होती है कि उसके पास अच्छी यील्डिंग के सीड्स नहीं होते हैं, वो बाहर से परचेज़ करता है. उसको परचेज़ करने के लिए भी उसको लोन लेना पड़ता है. अच्छी मशीनरी नहीं होती है. उसको लेबर के रूप में उसकी फैमिली मेम्बर्स हेल्प करते हैं. ज़्यादातर फार्मर्स यही काम करते हैं. बट इन द डेवलप्ड कंट्री
डेवलप्ड कंट्री में फार्मर्स की क्या स्थिति है, फार्मर्स किस तरीके से काम करते हैं वो देखेंगे। द एवरेज साइज ऑफ फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ इंडियन फार्म। अ टिपिकल फार्म साइज इन यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर्स। जहां हमारे 1.5 हेक्टेयर्स, इंडिया में 1.5 हेक्टर और वहीं यूएसए में 250 हेक्टर्स, कितना डिफरेंस आ गया फार्म की साइज में। तो डेवलप्ड कंट्री में बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म। फार्मर जनरली कहाँ रहते हैं, अपने खेतों में ही रहते हैं, जबकि इंडिया के जो लोग हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो विलेजेस में जाकर रहते हैं। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड sugar beet. Joe Haran, a farmer in the Midwest USA in Iowa states, owns about 300 hectares of the land. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of this crop. वो वहाँ पर अपनी क्रॉप्स, कॉर्न क्रॉप्स उगाता है, मतलब मेज़ की फसल उगाता है, और वो ये भी देखता है कि उसकी सॉइल और वाटर रिसोर्सेज उस क्रॉप की नीड को पूरा करने वाले हैं या नहीं हैं। Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. और वो कई तरीके अपनाता है, पेस्ट मतलब कीटों को रोकने के लिए, जो उसकी क्रॉप को डैमेज करें उनको रोकने के लिए कई मेजर्स वो लेता है, कई स्टेप्स वो लेता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सॉइल सैंपल टू द सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। वो अपनी जो सॉइल है उसको टेस्टिंग के लिए भेजता है, ये पता करने के लिए कि उसकी सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स हैं भी कि नहीं हैं जो उसकी क्रॉप को फ़ायदा दें। द रिजल्ट हेल्प जो हारन टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम, और उसके आधार पर, वो उस टेस्ट के आधार पर वो फर्टिलाइज़र यूज़ करता है। हिज कंप्यूटर इज़ लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ practice picture of his field. This help him to use chemical fertilizer and pesticide whenever they are required. He uses tractor, seeds, drills, lever, combine harvester and thresher to perform various agriculture operation. A grain are stored in a automated grain storage or dispatched to the market agency. The farmer in the USA works like a businessman and not like a peasant farmer. ओके, तो ये हमने डिफरेंस देखा. डू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर एंड रीड दिस चैप्टर अगेन. ओके, थैंक यू.